दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई से लेकर जॉब तक स्टडी करें मात्र एक एप्लीकेशन से। सही जानकारी, सटीक जानकारी। प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th PCM सॉल्यूशन स्टडी नॉलेज। इसमें आपको ऑल बोर्ड 9 to 12 एंड जॉब की तैयारी विद ऑनलाइन टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें 5 MB की एप्लीकेशन 12th PCM सॉल्यूशन। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 की विज्ञान को लेकर आए हुए हैं, जो कि आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन को आप बहुत ही बेसिक तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये डेली का टाइम है 12 बजे दोपहर में आपका साइंस का क्लास चलता है, तो आप अपने टाइम पे आकर एक अच्छी और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरा टॉपिक है आज का प्रतिरोधों का संयोजन। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों का संयोजन हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन होता कैसे है और क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है क्या? प्रतिरोधों का। ठीक है, तो अब हमको ये समझना होगा कि जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो किस तरह होता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितनी तरह से होता है? 2 प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार से किया जाता है। तो ये 2 प्रकार से किया जाता है। तो कौन कौन से होते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो पहला आपका होता है क्या? पहला होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो इन दोनों तरीके से होता है किसका? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो हम आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम पहले समझेंगे श्रेणी क्रम में क्या होता है और श्रेणी क्रम में संयोजन किस तरह होता है, इसको समझेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसको क्या कहते हैं? समांतर को क्या कहते हैं? समांतर को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले श्रेणी क्रम को। आगे देखिएगा तब। तो पहले ये फिगर देख लेते हैं। ये जो फिगर है, यह फिगर है श्रेणी क्रम के लिए। किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए। तो यहाँ पे करना क्या होगा? बहुत सिंपल है, समझने वाली बात है। पहले इस तरह फिगर बना लेंगे। तो इसमें से बताया जा रहा है, माना परिपथ में R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संयोजित मतलब जुड़े हैं। तो R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में परस्पर एक दूसरे से क्या है? संयोजित हैं। तथा इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ये जो धारा I है ये प्रवाहित हो रही है।
यदि प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, ये जो प्रतिरोध है उनके बीच का जो विभवांतर है वह क्रमशः आपका क्या दिया है, V1, V2 और V3 हो, तो क्या होगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए कि माना परिपथ में R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है। उसके बाद लिख लीजिए तथा इसमें, ठीक है, तथा इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो तो क्या होगा, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे ओम के नियम से, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से होगा क्या, ओम के नियम से जो V बराबर आई आर फार्मूला होता है, क्या होता है, V बराबर आई आर होता है ना। तो V बराबर जो आई आर होता है, इसी फार्मूले का हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे हम आपको बता दें, यहाँ तो V बराबर आई आर हो गया, लेकिन वहीं पे अगर हमें V1 बराबर लेना हो तो क्या होगा, अगर V1 बराबर लेना हो तो V1 बराबर हो जाएगा आई तो समान रहेगा सब में, ठीक है। बस प्रतिरोध जो है वो R1, R2, R3 करके है तो वही चेंज होगा। तो ये हो जाएगा V1 बराबर आई R1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा हो जाएगा V2 बराबर निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा आई R2, प्रतिरोध आपका R2 हो जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। वैसे ही हम देखेंगे तीसरे में, तो V3 के लिए जब निकालेंगे हम V3 तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, आई R3 हो जाएगा, इसका मान इसका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो ये जो तीनों समीकरण मिले हैं इसको हम क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे कि उपर्युक्त तीनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम तीनों समीकरण को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद हमको मिलेगा क्या, ये चीज एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम उपर्युक्त तीनों समीकरण को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर तो होगा क्या, समीकरण आपका तीनों क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया, इज इक्वल टू जोड़ देंगे LHS को LHS और RHS को RHS में। तो ये हो जाएगा आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखने के बाद करेंगे क्या, इज इक्वल टू, इसमें से I कॉमन है तो हम I को कॉमन कर लेंगे। तो जब I को कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इतना मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा क्या, तो इसके आगे हम करेंगे क्या, लिखेंगे यदि पूरे संयोजन का विभवांतर V हो तो क्या होगा, यदि पूरे संयोजन, ठीक है, का विभवांतर क्या हो, भी हो, ठीक है। तो तीनों क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा, तो जो V1, V2, V3 है, इन तीनों जो पूरे संयोजन का जो विभवांतर V1, V2, V3 है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इन तीनों की जगह पे अब हम क्या यूज करेंगे, V यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अब इसको हम इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर आई R1 प्लस, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, ठीक है, R1 R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। अब ये मिल जाएगा हमको इतना से, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, हमने फार्मूला आपको बताया था, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं, V बराबर आई आर। तो जो V बराबर आई आर होता है, इस V की जगह पे भी हम ये वैल्यू रखेंगे आई आर का। चलिए रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है V बराबर आई आर, तो यहाँ पे रखेंगे आई आर, ये हो गया, इज इक्वल टू आई, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे हम R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया।
तो यहाँ पे हमारा आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा आर इज इक्वल टू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस पे बेसिक जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आप इसी फार्मूले के यूज से उसको लगा सकते हो। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अर्थात श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उसके प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम का। अब बात कर लेते हैं हम समांतर क्रम के लिए। ठीक है, चलिए तो समांतर क्रम वाला भी समझ लीजिए आप लोग। समांतर क्रम, तो समांतर क्रम को समझने से पहले हम इसके फिगर को समझना चाहेंगे। ठीक है, कि इसके फिगर को समझ लेंगे तब आपको आसानी होगी। चलिए तो फिगर समझ लेते हैं पहले इसका हम लोग। तो ध्यान देखिए, ये दूसरा जो समांतर क्रम का है इसका फिगर दिया गया है। फिगर में समझाया क्या जा रहा है कि माना चित्र में तीन प्रतिरोध मतलब R1, R2, R3, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं, जिसका सर्वनिष्ठ विभवांतर आपका भी है। सर्वनिष्ठ विभवांतर भी है। यदि प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 हो तो क्या होगा। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। तो इतना फिगर बनाने के बाद हम इतना नोट करेंगे, क्या यही नोट करना है कि माना चित्र में तीन प्रतिरोध का मतलब R1, R2 और R3 समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक, समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं, जिसका सर्वनिष्ठ जो विभवांतर है वो क्या है, भी है। ठीक, यदि प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः क्या है, I1, I2, I3 हो, जो प्रवाहित धारा हो रही है वो इस बार विभवांतर क्या है, इसमें सर्वनिष्ठ जो आपका सर्वनिष्ठ है वो विभवांतर यानी भी हो गया है, और जो प्रतिरोध है वो क्या हो गया, क्रमशः I1 और I2 और I3 हो गया है। ये होता है समांतर में। ठीक है, चलिए जब हो जाएगा तो क्या होगा, आगे ध्यान दीजिएगा। वो हो जाएगा आपका, तो हमारा जो फार्मूला होता है हमने अभी आपको बताया था, V बराबर क्या होता है, I R होता है ना, V बराबर I R। तो अगर हमको यहाँ से I का मान निकालना हो तो क्या होगा, बात को एकदम ध्यान समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर हमें यहाँ पे I का मान निकालना है तो बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। I का मान अगर निकालना है तो हमको मिलेगा क्या, V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मान। तो वैसे ही हम यहाँ पे यूज करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I से यहाँ पे निकाले I का ना, अगर हमको I1 निकालना है भाई, इधर मान लीजिए, तो हम I1 निकालेंगे कैसे, उसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, V अपॉन R1। प्रतिरोध आपका क्या है, R है, तो ये हो जाएगा R1। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ये कहाँ से आया है, इस फार्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ये बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया I1 का मान। बिल्कुल सेम वैसे ही हम I2 का भी निकाल लेंगे। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ। अब समीकरण नंबर 3 भी देख लेते हैं हम लोग। तो समीकरण नंबर 3 आपका आ जाएगा I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3, समीकरण नंबर 3। तो ये तीनों समीकरण जो मिल गए इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, समीकरण, दिखाई दे रहा है, चलिए तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस दूसरा प्लस तीसरा, इन तीनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, LHS का LHS में जुड़ेगा I1 I2 प्लस I3 हो गया, मार्क ऑफ ये हो गया आपका बराबर। अब RHS का RHS में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, ठीक है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये हो गया। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब इतना होने के बाद क्या करना है हमको, करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल बात है। अब हम तीनों को जोड़ लिए। तो तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा धारा है वह अब क्या हो जाएगा, उसको हम मान लेंगे I, यानी जैसे हमने वोल्टेज में बताया था आपको, पूरे संयोजन का विभवांतर भी हो। अब यहीं पे लिखेंगे पूरे संयोजन का जो धारा है वह क्या है, वह I हो जाए।
तो क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे बात करें I1 I2 I3, इस धाराओं को तीनों को हम लिखेंगे कैपिटल I लिख लेते हैं, बस एक I लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R1 हो जाएगा, तो V अपॉन R2 V अपॉन R3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ना। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान समझिएगा, समझने वाली बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो ये जो I है, ठीक है, I हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, चलिए, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये हो गया। अब इसके बाद होगा क्या, देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में आपको फार्मूला को बताया था, क्या बताया था, आगे देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बताया था I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R होता है ना, तो जो V अपॉन R है यहीं पे हम I की जगह पे पुट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे V अपॉन R, ये हो गया, और इसमें से हमारा एक चीज कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, V तीनों में कॉमन है, तो हम V को बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया। तो इस V से V को हम क्या करेंगे, काट देंगे, कटने के बाद हमको मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा समांतर क्रम वाला जो सूत्र है वही हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 अपॉन R1 सॉरी 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही होता है आपका समांतर क्रम में श्रेणी का संयोजन। ठीक है, तो ये समांतर क्रम वाला फार्मूला निकल जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप इसको नोट कर लीजिए, और इस पे बेसिक न्यूमेरिकल हम आपको जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।